नमो बुद्धाय। दोस्तों अवर प्राइड हमारा गौरव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिन्हें समय की धूल ने धुंधला कर दिया था। क्या आपने कभी सोचा था कि गुप्त वंश, भोज, यौधेय, कुनिंद और अर्जुनय्या जैसे महाप्रतापी राजवंशों का असल आधार क्या था? आज के इस विशेष वीडियो में हम एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा करेंगे जो आपकी सोच बदल देगा। गोनंदा से लेकर मेघवाहन और कैरकोटक से लेकर दुर्लभ वर्मन और महान ललितादित्य तक, इन सभी राजवंशों के पीछे छिपी वह कड़ी क्या है जो सीधे नाग और बौद्ध परंपराओं से जुड़ती है। साक्ष्यों और तथ्यों के साथ इस ऐतिहासिक सच को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे गुप्त राज परिवार की। गुप्त लोग आदिवासी शूद्र थे, मगर केपी जायसवाल का विचार है कि ये जाट उत्पत्ति के थे जो स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः यह आवश्यक है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों और तर्कों को संक्षेप में जाना जाए और उसमें देखा जाए कि कहां त्रुटि है। पहली बात वो करते हैं, गुप्तों ने कहीं भी अपनी उत्पत्ति तथा जाति को प्रकट नहीं किया है, मगर उनकी वंश शाखा का नाम धारण था, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी तथा रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक की महारानी प्रभावती ने अपने पूना के दानपत्र में अपनी वंश शाखा का नाम धारण बतलाया है। दूसरी बात, संस्कृत नाटक कौमुदी महोत्सव में चंद्रगुप्त प्रथम की जाति कारास्कर बतलाई गई है। बौधायन धर्मसूत्र ने कारास्कर जाति को निम्न जाति का बताया है, जिनके पास ब्राह्मणों को नहीं जाना चाहिए और वापसी पर शुद्धिकरण का धार्मिक संस्कार करना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि वे अनार्य शूद्र थे। बौधायन धर्मसूत्र में कारास्करों का संबंध पंजाबी अरठ जाति से बताया गया है। उनकी ठीक स्थिति हेमचंद्र ने बतलाई, जिसने साल्वों का वृत्तांत बताते हुए हमें उन्हें काराघाटी के लोग बतलाया है। ये कारास्कर हिमालय की तलहटी में रहते थे। यह वही क्षेत्र है जहां लिच्छवियों ने कितनी ही सदियों तक राज किया। चौथा, साल्व मद्रों की एक शाखा थी तथा सियालकोट में राज्य कर रहे थे। इन मद्रों की कुनिंदा नाम की एक शाखा थी जिसका संबंध नागों से था। इस प्रकार पांचवा पॉइंट इनकी तरफ से जो बताया गया वो इस प्रकार है। इस प्रकार कारास्कर पंजाबी लोग थे जो मद्रों की एक शाखा थे। हम जानते हैं कि मद्र वहिका और जारतिका पुकारे जाते थे। यह वर्ग इस प्रकार अनेक शाखाओं से मिलकर बना था। छठवीं जो पॉइंट है, चंद्रगोमिन की व्याकरण व्याख्याओं के अनुसार समुद्रगुप्त ने हूणों को हराया था। इस प्रकार गुप्त जारतक या जाट थे। यशो धर्मन जो मंदसौर का था वो भी हूणों से लड़ा था और उन्हें हथियार डालने को विवश कर दिया था। ऐसी परिस्थितियों में जारतक शब्द का प्रयोग यशोधर्मन के लिए भी किया जा सकता था। वैद्य ने यशोधर्मन को जाट कहा है। इसका अर्थ हुआ चंद्रगोमिन का इशारा समुद्रगुप्त की ओर नहीं बल्कि यशोधर्मन की ओर है, यानी गुप्त जाट नहीं थे, यह स्पष्ट है। बौधायन धर्मसूत्र में, जिसका रचना काल 600 से 400 ईसा पूर्व का मध्यकाल है, में कारास्करों को एक निम्न जाति बतलाया गया है जिनके पास ब्राह्मणों को नहीं जाना चाहिए और वापसी पर शुद्धिकरण का धार्मिक संस्कार करना चाहिए। कुषाण, जिनका संबंध जारतिक या जाटों से बतलाया गया है, का भारत में एक आक्रमणकारी के रूप में प्रवेश 15वीं ईस्वी में हुआ, का संबंध 500 वर्ष पूर्व लिखी बौधायन धर्मसूत्र के कारास्करों से कैसे हो सकता है? लगता है यह कोई अन्य प्राचीन कारास्कर जनजाति होगी जिसे मद्रों की शाखा बतलाया है। मद्र महाभारत कालीन प्राचीन आदिवासी जनजाति थी जिनका वर्णन पाणिनि ने भी किया है। स्पष्ट है हमें कारास्करों को कहीं और तलाशना होगा। कारास्करों का संबंध मद्रों के साथ बतलाया गया है जो स्वयं वहिकों की शाखा थे। हेमचंद्र ने
वही लोगों की पहचान टका लोगों के रूप में की है। हमें जानकर आश्चर्य होता है, टाकों के अनुसार काल में एक गोत्र जाट जार्तिका है और उसकी एक शाखा खक्कड़ या कक्कड़ या कारास्कर पुकारी जाती है। अतः पुष्ट साक्ष्यों से प्रमाणित होता है कि कारास्कर या गुप्तों का संबंध टाकों के साथ था। यह निष्कर्ष इतिहास के विद्वानों के लिए बड़े महत्व का है। इसकी पुष्टि एक अन्य प्रमाण से भी होती है। शंखपाल जातक के अनुसार अरठ अथवा रठ नाम का एक नाग परिवार था जो कारास्कर था। इन अरठों का संबंध कर्नाटक की रानी आरठ के साथ था, जिसने बिना युद्ध किए ललितादित्य के सम्मुख हथियार डाल दिए थे। जैसा कि कल्हण ने कहा, यानी कारास्कर अरठ नाग थे, अतः कारास्कर यानी गुप्त भी नाग हुए। गुप्त लोग लिच्छवियों की तरह चरवाहे या ग्वाले थे जो नेपाल के कारापथ में निवास करते थे, यानी आनुवंशिक रूप से दोनों एक थे। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि लिच्छवियों ने अपनी बेटी कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम को ब्याह दी थी, जबकि उनके परिवार में नियम था कि वे अपनी बेटियों की शादी बाहर के परिवारों में नहीं करते थे। लिच्छवियों की उत्पत्ति सगे भाई बहनों से ही हुई थी। ऐसी प्रथा पश्चिमी एशिया के देशों में मुख्यतः नागों में थी। लिच्छवी, वहिका, मालव, मद्र, अरठ ये मातृ प्रधान परिवार प्रथा के पंजाब के राज्य के थे और शाक्य जनतांत्रिक समाज के थे। स्पष्ट है गुप्तों का संबंध टका नागों से था। संभावना यह भी है कि जाटों का संबंध टका नागों से रहा होगा। अब भोजों की बात करेंगे। भोज महार अथवा महारथी गणतांत्रिक सातवाहनों के सहयोगी शाखा थे। ये मूल रूप में यादवों की एक शाखा थे। यादव जनजाति 18 परिवारों से बनी थी। यादव या भोज भी मुख्य रूप से नाग थे। भारशिवों ने 2 शाखाएं स्थापित की थी। एक पद्मावती में टाक वंश, दूसरी मथुरा की यादव वंश पुकारी जाती थी। यादवों का संबंध महार अथवा मेहर जाति से भी था, क्योंकि भोज यादवों की एक प्रमुख जनजाति थी। इसी कारण वे महार नागों की एक सहयोगी शाखा थी। योधे, कुनिंद और अर्जुने या गणतंत्र गणसंघ कुषाणों को भारत की सीमाओं से बाहर धकेलने वालों में यह महासंघ का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। कुषाणों के सत्ता में आने से पूर्व योधेया एक प्रमुख शक्ति थे जो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र से लेकर पूर्वी पंजाब के विशाल क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाए हुए थे। बाद के काल के योधेयों के सिक्के यमुना तथा सतलुज के मध्य जिला सहारनपुर, देहरादून, दिल्ली, रोहतक, लुधियाना और कांगड़ा से प्राप्त हुए हैं, जो उनकी मूल भूमि थी। सतलुज के किनारे क्षेत्र में बहावलपुर रियासत का क्षेत्र आज भी योधेयों के पीछे जोयवार पुकारा जाता है, जो उनकी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर स्वतंत्र सत्ता को प्रमाणित करता है। संभवतः उत्तर दिशा के क्षेत्र को स्वतंत्र कराने में उनके उत्तरी दिशा के पड़ोसियों यानी कुनिंदाओं ने बहुमूल्य सहयोग दिया, जिनका सतलज तथा ब्यास के मध्य के ऊपरी क्षेत्र पर अधिकार था। योधेयों के दक्षिण पूर्व के क्षेत्रों पर एक अन्य जनतंत्र संघ के लोगों का अधिकार था। वे अर्जुनया, जिनका आगरा जयपुर क्षेत्र पर अधिकार था। इसमें कोई शंका नहीं कि उन्होंने भी कुषाणों के विरुद्ध बगावत कर दी थी और अपनी भूमि को उनके पंजों से मुक्त करा लिया था। अब बात करेंगे कश्मीर का गोनंदा परिवार तथा मेघवाहन वंश। गोनंदा कश्मीर के प्राचीन शासक थे। राजा गोनंदा प्रथम ने कश्मीर में महाभारत काल में राज्य किया। क्योंकि उसका संबंध जरासंध के साथ था, अतः उसने कंस व कृष्ण यादव के संघर्ष में कंस का साथ दिया। राजा संधिमती की लोकप्रियता में गिरावट आने पर मंत्री परिषद तथा कश्मीर के लोग मेघवाहन के पास गए, जो कश्मीर के विनष्ट हो चुके प्राचीन राज परिवार का एकमात्र अवशेष था। मेघवाहन अंध युधिष्ठिर के परिवार से संबंधित गोपादित्य का बेटा था। उनकी अपनी मातृभूमि में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो जाने के कारण मेघवाहन के पूर्वज गांधार भाग गए। राजतरंगिणी के अनुसार उनका पालन पोषण गांधार के राज दरबार में हुआ। गोनंदा एक आदिवासी नाग राज परिवार था, क्योंकि इस परिवार के मूल पुरुष अंध युधिष्ठिर के नाम के साथ जुड़ा जाति का नाम आंध्र या आंध था। इससे हम
बहुत आसानी से तर्क के साथ इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं कि यह परिवार मूल रूप से उस परिवार से संबंधित था जिसने सातवाहन राज परिवार का मूल पुरुष शालिवाहन है। मेघवाहन तथा शालिवाहन नामों में दिखाई पड़ने वाली समानता इसी बात की ओर इशारा करती है। मूल रूप में प्रागैतिहासिक तथा ऐतिहासिक काल में ये अंध या आंध्र पश्चिमोत्तर भारत या गांधार के शासक थे। ये लोग वहिका तथा तक्षक या टका परिवार से संबंधित थे। इससे ऐसा दिखाई पड़ता है कि मेघवाहन तथा शालिवाहन की उत्पत्ति एक ही मूल वंश या परिवार से थी। मेघ अथवा मेघवाल लोगों में आज भी यह युक्ति प्रसिद्ध है कि उनका मूल पुरुष मेघवाहन था। संधिमती के कश्मीर की गद्दी के उतर जाने के बाद मेघवाहन बैठा। उसने प्राग ज्योतिषपुर की राजा की बेटी राजकुमारी अमृत प्रभा से शादी की। मेघवाहन एक महान राजा था जो बुद्ध धम्म का संरक्षक था। वह बहुत ही दयालु हृदय का व्यक्ति था। उसने अपने राज्य में पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। कसाई अथवा वे लोग जो शिकार के धंधे में जुड़े हुए थे, उनको जीवन यापन के लिए सरकारी कोष से धन दिया गया था। उसने मेघमठ का निर्माण कराया तथा मयुस्ता नामक शहर को बसाया। उसकी महारानी अमृत प्रभा ने भी विदेशी बौद्ध श्रमण संतों के लिए अमृत प्रभावन नाम से महाविहार का निर्माण करवाया। यह प्रसिद्ध है कि मेघवाहन ने अपनी महारानियों की सहायता से भारी निर्माण कार्य किए। उसने बहुत से युद्धों में विजय प्राप्त की। उसके बाद उसका बेटा श्रेष्ठ सेन गद्दी पर बैठा और जिसके अन्य नाम तंजना द्वितीय तथा प्रवरसेन प्रथम हैं। प्रवरसेन ने प्रवरेश्वर नाम के महान समाधि स्थान का निर्माण कराया तथा उसके खर्चे के लिए त्रिगर्त की भूमि दान दी। वेद या उद्दीन के अनुसार उसने अपनी माता को खोता की खाली गद्दी पर बिठा दिया और अपनी शक्ति खोतारी चीन मचीन पर तक बढ़ाई। महाराजा मेघवाहन की वंशावली राजतरंगिणी के अनुसार है। पहला मेघवाहन जो 386 ईस्वी में था। दूसरा श्रेष्ठ सेन या प्रवर सेन प्रथम। तीसरा हिरण्य तोरमान। चौथा मातृगुप्त। पांचवा प्रवर सेन द्वितीय। छठा युधिष्ठिर द्वितीय। सातवां लखन नरेंद्र द्वितीय। आठवां रणादित्य। नवां विक्रमादित्य और 10वां बालादित्य। ये 625वीं ईस्वी में हुआ। कश्मीर की बात करेंगे, वहां कारकोटक नागवंश था। कश्मीर में 4 नाग राज परिवारों ने शासन किया। लोहारा, गोनंदा, नागपाल, कारकोटक, जिसमें कारकोटक मुख्य राजा थे। बात करेंगे दुर्लभ वर्धन। कारकोटक वंश का पहला राजा था। के सक्सेना के अनुसार वह कारकोटा नाग का बेटा था। वह गोनंदा राज परिवार के अंतिम राजा बालादित्य के बाद गद्दी पर बैठा था। रे के अनुसार दुर्लभ वर्धन निम्न उत्पत्ति से था जो बालादित्य राजा की नौकरी करता था। उसने राजा की इकलौती बेटी से शादी कर ली और राजा की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठ गया। इस कथा से उसकी माता शुद्धि स्नान के लिए गई तो करकोटा नाग ने उससे शारीरिक संबंध स्थापित किए। प्रमाणित होता है कि वह एक आदिवासी थी। लोहारा के रास्ते में तोश मैदान में एक छोटी झील में नाग का निवास था। इतिहासकारों के अनुसार दुर्लभ वर्धन एक कायस्थ यानी हिसाब किताब लिखने वाला, लेखक यानी अधिकारी या एक शासकीय अधिकारी था। यह संभव है कि वह नाग जाति से संबंध रखने वाला कोई मुखिया हो। अन्यथा गोनंदा राज परिवार का अंतिम राजा बालादित्य उससे अपनी राजकुमारी अंगन लेखा की शादी कराकर जनता की दृष्टि में अपनी सामाजिक स्थिति क्यों खराब करता। वह क्षत्रिय होने के स्थान पर नाग जनजाति का मुखिया था। यूं तो दुर्लभ वर्धन ने अपने जीवन में कितनी ही विजय प्राप्त की, मगर कन्नौज के महाराजा हर्षवर्धन के हाथों हार खानी पड़ी। और जैसा कि मुखर्जी और वैद्य ने कहा है कि बाण के हर्ष चरित्र में वर्णन है कि कश्मीर के राजा को कर देना पड़ा। दुर्लभ वर्धन हर्षवर्धन की तरह बौद्ध राजा था, मगर अन्य धर्मों की प्रति वह सहिष्णु था। दुर्लभ के आधिपत्य में हिमालय की तलहटी से लेकर नमक की पहाड़ी तक पंजाब का अधिकांश भाग था। इस क्षेत्र के पश्चिम व पूर्व का भाग अर्थात पंजाब, टक यानी तक्षक
घराने के अधिकार में था। ये नागवंश के लोग थे। करकोटक वंश ने बौद्ध धर्म को रक्षण दिया तथा राजमहिषियों द्वारा बुद्ध विहार बनवाने का कल्हण ने वर्णन किया है। इतिहासकारों ने दुर्लभ के गद्दी पर बैठने का काल 625 ईस्वी स्वीकार किया है। उसके शासन काल में हुएनसांग ने घाटी की यात्रा की थी। उसके वर्णन के अनुसार तक्षशिला, सिंहपुर, उरस, पुंच, राजपुरी उसके शासन के भाग थे, जबकि पूर्व के राजा बालादित्य का राज्य कश्मीर तक ही सीमित था। लेकिन स्पष्टतया उसने अपना राज रावलपिंडी तक विस्तृत कर लिया था। इसके बाद हम बात करेंगे ललितादित्य की। इस परिवार में सर्वाधिक शौर्य वाला राजा ललितादित्य मुक्ता पीड़ा हुआ, जिसने न केवल दक्षिण भारत तक अपनी विजय का झंडा फहराया बल्कि अपनी जीत का डंका मध्य एशिया तक बजाया। संभवतः यही वह भारतीय राजा था जिसने भारत के बाहर मध्य एशिया तक अपनी विजय प्राप्त कर इस देश को गौरवान्वित किया। सक्सेना अपनी विजयों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत करते हैं। कन्नौज का यशोवर्मन पहला राजा था जिसके साथ ललितादित्य का टकराव हुआ। त्रिपाठी गोयज तथा मजूमदार के हिसाब से उक्त युद्ध का काल 733 ईस्वी है, जबकि कन्नौज के राजा यशोवर्मन को 8वीं सदी के प्रारंभ में बंगाल के गौड़ राजा को जीतकर उत्तर भारत के बहुतांश क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया था। यशोवर्मन के राज्य पर अधिकार करने के बाद ललितादित्य ने बिहार और बंगाल तक अपना दबाव बढ़ाया। बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद 735-736 ईस्वी तक उस पर अपना अधिकार बनाए रखा। फिर बिहार पर धावा बोल दिया, उसे विजित कर उड़ीसा की ओर बढ़ा और उसे भी विजित कर अपने अधिकार में कर लिया। ललितादित्य का मध्य एशिया का विजय अभियान पर भी थोड़ी सी हम नजर डालेंगे। ललितादित्य पश्चिमी भारत के विजय अभियान से अभी वापिस ही आया था कि तिब्बत के राजा स्रोनस्रान गेम्पो ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, मगर कश्मीर की बहादुर सेना के हाथों उसे मुंह की खानी पड़ी। सक्सेना आगे ललितादित्य के मध्य एशिया आक्रमण का विवरण प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं, ललितादित्य का अंतिम और प्रमुख काम मध्य एशिया पर आक्रमण करना था। अभी तक तुरान से भारत पर बार बार आक्रमण होते रहे थे, मगर यह पहला अवसर था जब भारत के एक महान सपूत ने तुरानियों को उसके घर में ही प्रवेश करके ललकारा था। ललितादित्य की मृत्यु कैसी हुई? वो महान राजा था आदरणीय ललितादित्य के अंत की, जिसने भारत के इतिहास में एक बहादुर सेनाध्यक्ष और शासक के रूप में स्वयं को अमर बना दिया। कल्हण के अनुसार दो परंपराएं प्रचलित थी। एक थी बहुत अधिक बर्फ पड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई उस क्षेत्र में जिसे आर्यन का कहा जाता है, जिसकी पहचान ग्रीक इतिहासकारों ने एरियाना से भी की जाती है, जिसे आधुनिक ईरान का पूर्वी भाग कहा जाता है। तथा दूसरी किंवदंती के अनुसार जबकि वह अपनी मुख्य सेना से कट गया तो उसने स्वयं ही शत्रु के हाथ पड़ जाने के भय से आत्महत्या कर ली। भारत के इतिहास में शायद ही कोई राजा हो जो ललितादित्य के बराबर खड़ा हो सके, जिसने भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में अपनी विजय पताका फहराने के अतिरिक्त मध्य एशिया में भी अपनी विजय वाहिनी ले जाकर विजय का डंका बजाया। वह एक वीर सिपाही था, महान सेना नायक था, योग्य प्रशासक था तथा शिक्षा व कला का महान संरक्षक था। भारत ऐसे सपूत पर गर्व करता है। महाभारत के अनुसार तक्षक नाग राज परिवार तक्षशिला तथा पतालपुरी में राज करते थे। ये पांडव आर्य परिवार के घोर शत्रु थे। उन्होंने लंबे संघर्ष के बाद हस्तिनापुर पर अधिकार जमा लिया। उससे आगे पूर्व दिशा की ओर उन्होंने बढ़ना शुरू किया। अंत में काशी, कौशल व मगध पर भी अपना अधिकार कर लिया। उनकी एक शाखा राजस्थान होते हुए आगे बढ़ी और विदिशा पर भी अपना अधिकार कर लिया। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे महान राजवंशों का इतिहास नाग और बौद्ध विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ है। इतिहास केवल राजाओं की कहानियां नहीं बल्कि हमारी जड़ों की पहचान है। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि हर भारतीय तक ये सच्चाई पहुंच सके। आपके इस विषय पर क्या विचार हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आप ऐसी और भी ऐतिहासिक खोजें मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय भीम, नमो बुद्धाय।